वह समाजवादी पार्टी के टिकट पर टिकट देकर संसद तक पहुंचाने का काम किया कि समाज में ऊंची जाति के लोग बदले की भावना से उस दिन हीन कमजोर लड़की को किस कदर अपने अपने हवस का शिकार बना रहे हैं। समाज के लोगों के बचाव के लिए शस्त्र उठाया तो किसी ने उसे बागी कहा, किसी ने उसे डकैत कहा। ये बड़े लोगों का समाज है। सब पिछड़े दबे कुचले लोगों को, परिवारों को भ्रमित कर रहे हैं, बरगला रहे हैं अपने स्वार्थ के लिए, अपने लाभ के लिए। बहना का ही विचार था कि समाज के दबे कुचले लोगों को, खासकर लड़कियों को उठाना होगा, घर के लोगों को उनका साथ देना होगा, उसे शिक्षित बनाना होगा। दोस्तों, कभी आपने सोचा सरकारी सांख्यिकी पर ध्यान दिया कि आखिर आज़ाद भारत में 78 साल के बाद भी समाज के दबे कुचले, उपेक्षित, गरीब, निहत, दलित, आर्थिक रूप से कमजोर घर की लड़कियों का ही शोषण क्यों होता है? शायद नहीं। आज़ादी के इन वर्षों में कामकाज पर इन वर्गों के उत्थान के लिए सामाजिक, शैक्षिक, सांस्कृतिक, वैदिक, आर्थिक विकास के दर्जनों नहीं बल्कि सैकड़ों कानून बने, योजनाएं बनी, यहाँ तक कि संविधान में भी संशोधन किए गए। लेकिन तकरीबन इस बात की है कि सिर्फ वो कागजों पर ही रह गए। जमीनी स्तर पर किसी का भी क्रियान्वयन नहीं हुआ। आज भी सरकारी नेताओं, मंत्रियों, अधिकारियों के मन में समाज में इन वर्गों को, लोगों को, महिलाओं को, बच्चों को उपेक्षित नजरों से देखा जाता है। तो इससे बड़े और ऊंची जातियों के जो लोग हैं, इन कुर्सियों पर बैठे हैं, इन वर्गों को खिन्नता की नजरों से देखते हैं। वे सभी नहीं चाहते कि समाज के लोग शिक्षित हो और समाज विकास की ओर जाए। इसकी वजह यह है कि अशिक्षित व्यक्ति या समाज की सोच सभी दोहन करते हैं और करने को आमदा है अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए। यह मैं नहीं कह रहा हूँ, मैं तो महज भारत सरकार की सांख्यिकी के हिसाब से बता रहा हूँ। आप सोचिए, राष्ट्रीय क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़े, आदेश अनुसार औसतन 86 हमारी बहन बेटियों के बलात्कार आए दिन होते हैं। यह आंकड़ा जो पुलिस थानों में पहुंचती हैं, जिनके लिखी जाती हैं ऐसी घटनाएं, इसका जिक्र नहीं होता। औसतन 3000 से भी अधिक बलात्कार की घटनाएं सालाना होती हैं और इन घटनाओं में राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, दिल्ली के सर्वाधिक इनका ही। जब हम न्याय की दृष्टि से देखें तो भारत के जिला न्यायालयों में, दिल्ली के सर्वोच्च न्यायालय में तकरीबन 2,40,000 से अधिक मुकदमे लंबित हैं। न्याय के लिए न्याय का दरवाजा खटखटी लगाए देख रहे हैं हम सभी लोग, और आप जानते हैं कि सभी लंबित मुकदमे किस प्रकार बारे में हैं, नहीं हैं। मैं यह मुकदमे बलात्कार से संबंधित हैं। ये सभी मुकदमे छोटी छोटी बच्चियों के शारीरिक शोषण से संबंधित हैं। यह मैं नहीं कह रहा, यह भारत सरकार का संसद कह रहा है। संसद में भारत सरकार का कानून न्याय मंत्रालय लिखित रूप में कह रहा है। बेशर्मी की तरह इस लंबित मुकदमों को सबसे अधिक घटनाएं उत्तर प्रदेश में करीब 70 लाख एक साल के अंदर होती हैं। महाराष्ट्र के अंदर तकरीबन 25 लाख इस किस्म के मुकदमे आते हैं। पश्चिम बंगाल में तकरीबन 20 लाख मुकदमे इस तरह के आते हैं। आप हमने कश्यप कह रहा है, इन बातों का इस बैठक के साथ क्या संबंध है? भाइयों और बहनों, इन सभी बातों का हमारे साथ ही नहीं, हमारे समाज के दबे कुचले, आर्थिक रूप से कमजोर, अशिक्षित, मुक्त, बधिर उन सभी लोगों के साथ है, समाज के साथ है, जिसकी बेटियों को आज़ादी के 78 साल के बाद भी समाज के साभ्रांत लोग गलत निगाहों से देखते हैं। दुर्भाग्य यह है कि हमारे समाज से अब कोई आवाज नहीं उठाता। अब कोई बेटी अपने
अस्तित्व की रक्षा के लिए उठ खड़ी नहीं हो पा रही है। देवी दुर्गा का रूप सिर्फ ऊंची जाति की बेटियों ही ले सकती हैं। अगर ऐसी घटना होती है तो देश के दूर दराज से हमारे व निरह समाज की बेटियों के साथ तो हमें उनके पीठ पर खड़ा होना होगा। उन्हें दुर्गा सावित्रीबाई फुले दोनों बनाना होगा, ताकि आज नहीं आने वाले समय में हम समाज से लड़ सकें, अपनी जगह बना सकें। फूलन आज शरीर से भले ही जीवित नहीं है, उनकी विचारधारा, महिलाओं की रक्षा, दबे कुचलों के सम्मान, विभिन्न जातियों के लोगों को समाज की मुख्य धारा में जोड़ने का अधिकार आज जीवित है। और हमारी कोशिश है रहने की, हमें विचारधारा को मजबूत बनाकर समाज के दबे कुचले को, खासकर महिलाओं को उच्च बनाए, ताकि मजबूत बनकर समाज के दबे कुचलों को, खासकर महिलाओं को इन योग्य बनाए, ताकि जो त्रासदी फूलन देवी ने झेलनी पड़ी थी, उस त्रासदी का शिकार कोई दूसरी महिला ना हो। यह बात यहाँ इसलिए कह रहा हूँ कि हमारी बहन वीरांगना फूलन देवी ज्वलंत उदाहरण है। बहना का ही विचार था कि समाज के दबे कुचले लोगों को, खासकर लड़कियों को उठाना होगा, घर के लोगों को उनका साथ देना होगा, उसे शिक्षित बनाना होगा, उसे मजबूत बनाना होगा। समाज की ही नहीं, प्रदेश की ही नहीं, देश की आर्थिक, सामाजिक, संस्कृति, राजनीतिक गलियारे में अपनी उपस्थिति का एहसास करवाना होगा। हमारी बहन वीरांगना फूलन देवी सभी बातों का उदाहरण कल भी बनी, आज भी है और कल भी रहेगी। कल उनके विचार तत्काल समाज के लिए गले का कांटा बन गया तो उसे बागी कह दिया। कल बालपन में जब उनके शरीर को तत्कालीन समाज के लोगों ने नोचा, उस समय समाज के प्रबुद्ध जनों, विद्वानों, दूषितों, लेखक, पत्रकार, सरकार, व्यवस्था, अधिकारी, पदाधिकारी कोई आगे नहीं आया। कोई इस बात को मानने को तैयार नहीं था कि समाज में ऊंची जाति के लोग बदले की भावना से उस दिन हीन, कमजोर लड़की को किस कदर अपने अपने हवस का शिकार बना रहे हैं। लेकिन अपने उस त्रासदी के विरुद्ध अपने और अपने माता पिता, भाई बहन, समाज के लोगों के बचाव के लिए शस्त्र उठाया तो किसी ने उसे बागी कहा, किसी ने उसे डकैत कहा। ये बड़े लोगों का समाज है, इनके द्वारा बनाए गए नियम हैं। लेकिन जब यह अपने समाज के लोगों के साथ, जिन्होंने उसे बहुत साथ दिए, अपनी और उनकी रक्षा के लिए खड़ी हो गई तो एक मिसाल बन गई। तत्कालीन समाज के ऊंची जाति के लोगों में कुर्सी पर बैठे लोगों के लिए, नेताओं के लिए एक विपत्ति के रूप में सामने खड़ी हो गई और इतिहास बना दिया। मित्रों, आज़ादी के 78 साल के बाद भी सामाजिक व्यवस्था में कोई परिवर्तन नहीं आया है। नेता लोग बोल रहे हैं हमने यह किया, वह किया, सभी झूठ बोल रहे हैं। वे इस सब पिछड़े, दबे कुचले लोगों को, परिवारों को भ्रमित कर रहे हैं, बरगला रहे हैं अपने स्वार्थ के लिए, अपने लाभ के लिए। वे नहीं चाहते कि हम अपने बगल में खड़े हों, वे नहीं चाहते कि हमारे बच्चे योग्य बने और बच्चों के सामने खड़े हों, वे नहीं चाहते कि हमारी बहन बेटी के सामने पढ़ लिख कर खड़ी हो, और वे कभी चाहेंगे भी नहीं। वे हमेशा हम सभी को मात्रा एक मतदाता के रूप में समझते हैं, आज भी समझते हैं और कल भी समझते हैं। लेकिन मित्रों, हम सभी को एक साथ, एक मुट्ठी की तरह एकत्रित होना पड़ेगा। हमें अपनी ताकत को पहचानना होगा। हम कुछ भी कर सकते हैं, किसी भी हद तक जा सकते हैं, यह बताना होगा। जब तक हम यह नहीं बताएंगे, अपनी ताकत नहीं दिखाएंगे, हमें किसी तरह के दबे कुचले रहेंगे। और यही कारण है कि हम जातिगत जनगणना के पक्षधर हैं। इसकी वजह यह है कि हमें और समाज के उस दबे कुचले वर्गों के लिए यह ज्ञान होगा कि व्यवस्था में हमारी क्षमता क्या है। मित्रों, शायद मेरी बात आप लोगों को कुछ अटपटा सी लगे, लेकिन आप तनिक
सोचिए, कल के नेता चाहे पंचायत हो, जिला परिषद हो, प्रदेश के विधानसभाओं में हो, विधान परिषद में हो, राज्यसभा में हो, लोकसभा में हो, जब पैसे देकर पार्टी का टिकट लेंगे तो अधिक बोली लगाएगा, सिद्धांतों का टिकट पाएगा तो सत्ता में आने के बाद उन पैसों की वसूली सूद समेत करेगा या अपने क्षेत्र के लोगों का विकास करेगा। विधान परिषद और राज्यसभा में टिकटों का खुलेआम बिकती हैं। आप कभी सोचे कि 5 साल विधानसभा या लोकसभा राज्यसभा में रहने के बाद उन नेताओं के पास 1 करोड़ से 100 करोड़ रुपए कैसे हो जाते हैं और कहां से आते हैं? नहीं। इसलिए हमें अपने समाज के, अपनी जाति के लोगों को एकता के साथ मजबूत रहना होगा ताकि हमारी कोई खरीद बिक्री ना कर सके। हम अपनी ताकत से सत्ता के गलियारे में वजूद बनाएं। मित्रों, यह बात और कई लोगों को कहना है कि तत्कालीन समाजवादी के नेता मुलायम सिंह यादव, अमर सिंह आज दोनों नहीं हैं, ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे, ने फूलन बहन का राजनीति में इस्तेमाल किया। इस मंच से यह कहने में मैं तनिक भी तकलीफ नहीं हो रही कि ऐसे नहीं था। आज भी ऐसे बात नहीं है। जो लोग खासकर पत्रकार, छायाकर, बंधु इन दिनों यानी 80 के जमाने में फूलन देवी को देखा है, वे जानते हैं, हमारे पिताजी जानते हैं, हम जानते हैं। अगर कांग्रेस के तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी आगे नहीं आई होती तो बहन फूलन देवी के रक्षा तो शायद तत्कालीन समाज के लोग फूलन बहन को मार देते। इंदिरा जी जानती थी फूलन देवी के जीवन को बचाया जा सकता है, एक सशक्त महिला को बचाया जा सकता है। किसी तरह हमें उसे सरेंडर करवाना होगा। सरेंडर करने पर उनके साथ कोई अन्याय नहीं होगा। उसे उत्तर प्रदेश की पुलिस के अधिकारियों को रत्ती पर विश्वास नहीं था। वह बात बाबूजी बखूबी जानते थे। कई बार हमें अपनी माता पिता को उन लोगों के सामने रोते भी देखा अपनी बेटी की रक्षा के लिए। तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी फूलन की क्षमता को आंक चुकी थी। वह नहीं चाहती थी कि ऐसी घटना फिर विघटित हो। उन दिनों मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री अर्जुन सिंह ने प्रधानमंत्री चाहती थी कि इस कार्य के लिए किसी ऐसे अधिकारी का चयन करें जिस पर फूलन देवी को विश्वास अड़िग हो जाए। तत्कालीन पुलिस अधीक्षक राजेंद्र चतुर्वेदी के कंधों पर इस कार्य को सौंपा गया। चतुर्वेदी ने प्रति चंबल और बीड़ों के तत्कालीन बागियों का विश्वास बना चुके थे। चतुर्वेदी ने उसके पहले भी मलखान सिंह को आत्मसमर्पण के लिए मनाया था। अनेक प्रयत्न किए जाने गए थे उन दिनों। फूलन उतनी सी उम्र में जितनी त्रासदी झेली थी, कोई भी महिला किसी भी पुरुष पर विश्वास नहीं कर सकती थी, चाहे वह पुलिस हो ही क्यों ना हो। फूलन का उत्तर प्रदेश पुलिस पर विश्वास नहीं था और वह यही कारण है कि पहले यहाँ आत्मसमर्पण की बात सुनते ही वह चिल्लाने लगती थी, लेकिन शांत होने पर सकारात्मक पहल करने लगी। जो उस कालखंड के गवाह हैं वे इस बात को जानते हैं। आत्मसमर्पण की लाख कोशिशों के बाद भी जब फूलन देवी राजेंद्र चतुर्वेदी पर विश्वास नहीं हुआ, तब चतुर्वेदी अपनी पत्नी और बच्चे के समेत फूलन देवी के ठिकाने पर पहुंच गए। फूलन को विश्वास दिलाने के लिए अपना बच्चा उसकी गोद में रख दिया और कहा, अगर आपको विश्वास ना हो तो मेरे बच्चे को आप गिरवी कर लीजिए। बहन फूलन देवी कहीं कि यह आत्मसमर्पण करेंगे तो भी फांसी नहीं होगी, पर लटकाया जाएगा और शिव नारायण को तथा परिवार के अन्य जो पुरुष थे उनको सरकारी नौकरी देने का
श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने काम किया। दिल्ली में इंदिरा गांधी जी बैठी थी और मध्य प्रदेश में अर्जुन सिंह के चतुर्वेदी जी बैठे थे। सभी शर्तें मान ली गई। स्वतंत्र भारत के इस इतिहास में शायद ऐसी घटना कभी नहीं हुई। मल्लाह जाति की एक महिला और अपने समूह के लोगों द्वारा आत्मसमर्पण में कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए 10,000 से भी अधिक पुलिसकर्मी उपस्थित थे। फुलन बहन ने महात्मा गांधी और मां दुर्गा के समक्ष अपने हथियार रखे। फुलन पर 22 मामले लूटपाट और 30 अपहरण, 28 मुकदमे थे। फुलन देवी 11 साल 7 महीने जेल की सलाखों के पीछे गुजारे। मध्य प्रदेश के बाद तिहाड़ जेल में आई। 15 अक्टूबर 1994 में महिला वकील कामनी जायसवाल ने वीरांगना फुलन देवी के दर्ज केसों को फुलन देवी का दर्द महसूस करते हुए सभी मुकदमों को खारिज कराने का काम किया तथा वीरांगना फुलन देवी को बाइज्जत बरी करवाया गया। राजनीति समीकरण बदलते हुए प्रदेश के मुख्यमंत्री मुलायम सिंह ने फुलन बहन व समाजवादी पार्टी के टिकट पर टिकट देकर सांसद तक पहुंचाने का काम किया। इस मंच से यह बात आवश्यक कहूँगा कि मुलायम सिंह यादव ने फुलन बहन पर कोई कृपा और कोई एहसान नहीं किया, बल्कि वह बहन फुलन देवी की ताकत को समझ गए थे। उस दिन अगर इंदिरा जी जीवित होती तो शायद इंदिरा जी भी यही कार्य करती, फुलन भी यही करती जो इंदिरा जी चाहती। उन दिनों अर्जुन सिंह ने मानव संसाधन मंत्री ने हमारे पिताजी के आर्थिक परिश्रम से ग्वालियर जेल से तिहाड़ जेल लाए और वहाँ पर उन लोगों को बाइज्जत बरी किया गया। 1994 में बहन जी तिहाड़ से कारावास से वहीं बाहर आने के बाद में उन्होंने एकलव्य सेना का गठन किया और बहन की विचारधारा पर यह संगठन काम कर रहा है। फुलन हमारे घर में रोने लगी। रोने की वजह थी कि अपने जन्म अल्पायु में अपने शरीर, मानसिक, आर्थिक, समाज की त्रासदी का सामना करना पड़ा। लेकिन हमारे बाबूजी हरफूल सिंह चौधरी आज नहीं है, लेकिन 80 के दशक की शुरुआती फुलन देवी के अंतिम दिन तक साथ रहे। मेरी माँ एक ही बात कहती थी कि हमारे समाज में ऐसा जीना होगा। बाबूजी चाहते थे कि हकला कर भी सही, तुरला कर भी सही बोलना होगा, अपनी बेटी के लिए बोलना होगा, उसके पीछे खड़ा होना होगा, नहीं तो समाज के लोग उसे जीने नहीं देंगे। इन शब्दों को सुनते ही हमारी माँ आंचल से उनके आंसू पहुँचने लग जाती थी। मेरे बाबूजी, परिवार के लोग अन्य अपनी अपनी आयु के हिसाब से बहन वीरांगना फुलन देवी के पीछे चट्टान की तरह खड़े थे। बहुत से पत्रकार लोग जो फुलन बहन की सैकड़ों कहानियाँ लिखी, किताबें लिखी, सिनेमा बनाने में सिनेमा बनाए, दुर्भाग्य यह रहा कि अपवाद को छोड़कर कोई भी मेरे बाबूजी, मेरी माँ, मेरे परिवार के उस तपस्या को उजागर नहीं कर पाया जिसकी बुनियादी पर फुलन जिंदगी की शुरुआत की। ग्वालियर जेल से तिहाड़ जेल, दिल्ली के केंद्रीय कैंप गुप्ता कॉलोनी में हमारे छोटे से मकान में अशोका रोड 44 बंगला तक मेरे पिताजी ने पहुंचाने का काम किया। मेरे बाबूजी बार बार कहते थे फुलन महज एक महिला नहीं बल्कि स्वतंत्र भारत की महिलाओं पर हो रहे अत्याचारों और महिलाओं के प्रति दमनकारी नीतियों का बहन ने विरोध किया। फुलन एक प्रगतिशील विचारधारा की लड़की है जो किसी अन्याय को बर्दाश्त नहीं कर सकती तथा जोर के खिलाफ लड़ती है। हम हमेशा इससे सजग रहते हैं। उनका कहना था कि फुलन महज एक हाड़ मांस का बना शरीर नहीं है बल्कि एक विचारधारा है। आज समाज के लोग उनकी विचारधारा को भले ही सहमत ना हो, उन्हें किसी भी नाम से अलंकृत करें, लेकिन जब ये महिला शाल कटी की बात होगी फुलन देवी का नाम जरूर लिया जाएगा। आज के 4 दशक पहले भारत की यह विश्व पत्रिका फुलन देवी
कि उनकी विचारों के बाद लिखी जाने लगी, तो लोगों ने यह भी लिखा, फूलन में वह शक्ति है जो भारत में नहीं, विश्व के सिनेमाघरों में काम करने वाली अदाकारा नहीं है, वह भी लिखा गया। माधुरी दीक्षित, हॉलीवुड की अन्य हस्तियां विश्व के लोग महिलाओं के अदाकारों से अधिक बहन वीरांगना फूलन देवी को जानते हैं। वीरांगना फूलन देवी की विचारधारा में यह कहती है, शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो, अपनी बच्चियों को नाच गाना ना सिखाकर उन्हें स्पोर्ट्स सिखाओ, हथियार चलाना सिखाओ, जो किसी मुसीबत की घड़ी के अंदर अपना स्वयं अपनी रक्षा कर सकें। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। नमो बुद्धाय, जय भीम। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।